बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स विद शाहिद मलिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम के साथ टेलीफोनिक एक खिताब किया, लोगों के सवालात भी लिए और उनके मसाइल भी सुने। आज हम इस हवाले से शाहिद साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या समझते हैं। इमरान खान साहब ने जो आज खिताब में एक क्लिप छोटा सा उनका वायरल हुआ है जिसके ऊपर बहुत सी बातें की जा रही हैं, हम चाहेंगे कि पहले आप ये क्लिप सुने, इसके बाद शाहिद साहब से उसके ऊपर बात करते हैं। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। अगली टर्म भी, ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं, किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, आपने ये इमरान खान साहब का क्लिप सुना, आप क्या समझते हैं इसके अंदर ऐसा कौन सा हिडन मैसेज एक कन्वे किया गया है, वो किसको कन्वे किया गया है? जी मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया जी। इससे कबल मोहसिन साहब के मैं आपके सवाल का जवाब दूं और इस क्लिप के हवाले से अपना तजिया करूं, मैं चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो अपने नाजरीन के लिए मैं इमरान खान साहब की थोड़ी सी मजलूमियत और एक नोहा बयान करना चाहता हूँ, उनकी मजलूमियत पर नोहा पढ़ना चाहता हूँ। तो इमरान खान साहब पाकिस्तान की अवाम के लिए एक आखिरी उम्मीद थे। यानी मैं समझता हूँ कि 1985 से अगर आप ऑनवर्ड देखें पाकिस्तान में जमहूरियत और हुकूमतें, तो 3 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका दिया गया और 3 बार ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हुकूमत करने का मौका दिया गया, जिसमें 3 बार नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे और पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और 1 बार यूसुफ गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज और एक बहरान की कैफियत पैदा कर दी गई है कि देखें, जहाँ हमने 2 पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों को 15-15 साल या 3-3 बार हुकूमत दी, वहाँ मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान की तारीख में 2 ही बड़ी सियासी जमातें थी जो आपस में बारी बारी खेल रही थी और एक नूरा कुश्ती चल रही थी और बारी बारी दोनों गवर्नमेंट कर रहे थे और एक दूसरे पर तनकीद चलाते थे, लेकिन अंदर से इन दोनों का जो एजेंडा था वो करप्शन था, मुल्क में लूट मार थी। तो इस दौरान मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी आई, 8-9 साल 10 साल हमने दौर हुकूमत उनका देखा। उसमें उन्होंने एक जमात खड़ी की जिसका नाम था पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, चौधरी बरदरान की सरपरस्ती में। तो उस जमात के बाद ये उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद पाकिस्तान में एक तीसरी सियासी कुव्वत जन्म ले चुकी है या अपने पाँव पे खड़ी हो गई। मगर हमने देखा कि 2008 के इलेक्शन में चौधरी बरदरान के अच्छे काम करने के बावजूद और एक भरपूर अवामी मुहिम इलेक्शन कैंपेन चलाने के बावजूद पाकिस्तान का शायद कोई ऐसा पोल नहीं था जिसके ऊपर साइकिल का इंतखाबी निशान का फ्लैक्स नहीं लगा था। लेकिन उसके बावजूद उन्हें एक इबरतनाक शिकस्त हुई मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को, ड्यू टू डिक्टेटरशिप के वो मुशर्रफ साहब की जमात का उनके ऊपर वो ठप्पा लगा हुआ था। तो उसके बाद एक हकीकी जमात जो है मेरे ख्याल में अवामी जो तीसरी कुव्वत उभर के आई वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी, जिसके पीछे उनकी 22 साल जो जदोजहद शामिल थी। और ये एक ग्राउंड पे जमात एग्जिस्ट कर रही थी, गली मोहल्ले में इनकी तंजीमी ढांचा था और ये बड़ी ताकत के साथ ऊपर आई। 2011 के जलसे के बाद ये एक मुल्क में तीसरी कुव्वत बन के उभरी। लेकिन अब मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस मामले में मजलूम है कि उसको वक्त नहीं दिया गया जो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों को मिला हुकूमत करने का। और ऊपर से जो सबसे बड़ी इमरान खान साहब के ऊपर परेशानी हुकूमत करते, जिसको कहते हैं सर मुंडाते ओले पड़ना, कि जो ही इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने इसी दौरान ये कोरोना की आलमी वबा जो है वो पूरी दुनिया में फैल गई। और आप खुद समझ सकते हैं कि जब हुकूमत की तमाम जो प्रेफरेंस है, जो तरजीह है वो कोरोना के ऊपर लग जाए, हुकूमत का तमाम फंड्स बजट जो है वो इवन तरक्याती फंड्स जो थे वो भी इमरान खान साहब ने कोरोना के उसके ऊपर लगाए। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के साथ कुछ कुदरत की तरफ से और कुछ अवामी हलकों की तरफ से और कुछ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, एक ऐसा माहौल माफियाज के साथ के महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान लाया गया जिसकी बुनियादी वजूहात एक तो ये है, जैसे आज खान साहब ने कहा कि आलमी कीमतें, आलमी मंडी में जो है वो महंगाई ओवरऑल जो है वो हुई है। लेकिन उसके बावजूद अवाम और अपोजिशन समझते हैं कि शायद ये इमरान खान साहब की नाकामी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने, जैसे आज उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना था,
मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में बड़ी अच्छी गवर्नेंस की है। और ठीक है, एक महंगाई एक वाहिद मेरे ख्याल नाकामी है इमरान खान साहब की, जो कि वो महंगाई पर मौजूदा हुकूमत में कंट्रोल 3.5 सालों में महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह इंतज़ामिया की नालायकी कह लें और इनके जो MP MNAs है उनकी नाहिली कह लें कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हालांकि बाकी अगर काम देखें, सेहत कार्ड जैसे काम इमरान खान साहब के बेशुमार, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जंप स्टार्ट करवाना, और बेशुमार में क्या क्या बयान करूं, आलमी जो इंटरनेशनल जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की वो बड़ी ऊपर गई है और आलमी तल्लुकात पाकिस्तान के बड़े बेहतर हुए। मगर इमरान खान जिस तरह की हुकूमत, वो जिस तरह के अवाम से वादे करके गवर्नमेंट में आए थे, और उन्होंने आते ही आपको याद होगा कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद कहा था कि मैं एक अवामी इज्तिमा में हलफ उठाना चाहता हूँ, लेकिन उनको रोक दिया गया कि नहीं, आप ऐवान सदर में हलफ उठाएंगे। हालांकि वो अवामी इज्तिमा में हलफ लेके पाकिस्तान की सियासत की तारीख को बदलना चाहते थे, जैसे उन्होंने PTI के जलसों में पाकिस्तान की सियासत को बदला, और आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम यूनियन भी उन्हीं की तर्ज पे जलसे करती है, मौलाना फजल रहमान साहब भी उन्हीं की तर्ज पे जलसे करते हैं। तो जलसों का एक नया कॉन्सेप्ट जो था वो PTI ने दिया था। इस तरह इमरान खान साहब सादगी अपनाना चाहते थे, लेकिन उनको सिक्योरिटी के ऊपर कहा गया कि आपकी सिक्योरिटी को खतरात ला के, लिहाजा उनको हेलीकॉप्टर मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ा। वो चाहते थे मैं जब सिग्नल पे जाऊंगा तो मेरी वजह से ट्रैफिक बंद नहीं होगी, लेकिन मजबूरन उनको सिक्योरिटी की बुनियाद पर ट्रैफिक उनसे बंद करवाई गई। तो इमरान खान साहब को यानी खुल के विकेट पे नहीं खेलने दिए गए। जैसे मैं अगर मिसाल दूं, हमारे माशरे में अगर आप देखें, ये कुछ कबूतरबाज लोग होते हैं जिनको बड़ा शौक होता है कबूतरों का, तो जब भी कोई नया कबूतर मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, ये पकड़ते हैं, तो सबसे पहले उसके पर काटते हैं ताकि वो कुछ दिन परवाज़ ना कर सके और वो उस घर का आदी हो जाए। तो इमरान खान साहब की भी मेरे ख्याल हुकूमत में आने के बाद इनके पर काट दिए गए, जिसकी वजह से वो ऊंची परवाज़ ना कर सके और विकेट पे वो टुक टुक करते रहे और गेंदें ज़ाया करते रहे, जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी फैली और अवाम समझी कि शायद इमरान खान साहब जो है वो नाकाम हो चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को पूरा मौका दिया जाए, 5 साल उनको आइनी मुद्दत पूरी करने दी जाए, हो सकता है, मैंने कहा कि इमरान खान साहब के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, वो किसी वक्त भी कम बैक कर सकते हैं और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। मोहसिन साहब, इस चीज़ का तो आप गवाह होंगे कि हमने पिछले साबका प्रोग्राम के अंदर मैंने इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के तल्लुकात के हवाले से कुछ बातें और कुछ पेशन गोइयाँ की थी, और ये जो चीज़ आज आपके सामने जो क्लिप आज आप दिखा रहे हैं, मेरे लिए ये कोई हैरानगी का बायस नहीं है। मैं तो इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे इस बात की तवक्को थी, और मैं बस ये सिर्फ सोच रहा था कि इमरान खान साहब किस टाइमिंग पे ये ऐलान करते हैं। तो ये बेसिकली, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में एक दफ़ा कहा था कि सुनना तीनों तो कहना नूनू, तो ये बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने एक जनरल मैसेज दिया पब्लिक से खिताब करते हुए, जो जिसने सवाल किया उसके जवाब में उन्होंने एक मैसेज दिया जिसको कि मैं अपोजिशन की तरफ कम और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ज़्यादा मंसूब करूँगा। और मैं ये बात समझता हूँ कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ और आसफ जरदारी से मुख्तलिफ हैं। शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का अंदाज़ा है कि अगर इमरान खान साहब को वो गवर्नमेंट से निकालेंगे, तो मैंने जैसे पहले कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट का जो पहला वास्ता रहा है वो खिलाड़ी वर्सेस अनाड़ी रहा है, लेकिन इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट का जो मुकाबला है खिलाड़ी के साथ है, और इमरान खान साहब आखिरी गेंद तक खेलने के कायल हैं। उन्होंने बेशुमार इंटरनेशनल मैचेस में आखिरी ओवर्स में पाकिस्तान को मैच जितवाया, तो वो भी अपनी कैलकुलेशंस करके बैठे हुए। जैसे आज उन्होंने कहा कि आपने सुना कि मैं ऑफिस में बैठा ये सारे तमाशे देख रहा होता हूँ, उनको सब चीज़ों की समझ है, क्योंकि पनामा के अंदर सारी जो स्ट्रेटजी थी इस्टेब्लिशमेंट की, उससे इमरान खान साहब बखूबी वाकिफ़ थे। उन्हें पता है कि अब वही हिकमत अमली मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो इमरान खान साहब ने ये जो कहा ना जी कि मैं सड़कों पर निकलूँगा, अगर मुझे हुकूमत से निकाला गया तो मैं आपको चैन से नहीं बैठने दूँगा और मैं आपको के लिए ख़तरनाक साबित होऊंगा, तो ये मेरे ख्याल जिन हलकों तक वो पैगाम पहुँचाना चाहते हैं उन हलकों को समझ लग गई है। और इमरान खान साहब की एक चूँकि सादिक और अमीन उनको अदालत ने डिक्लेयर कर रखा है, और वो नीट एंड क्लीन आदमी है, उनकी जो ईमानदारी पे किसी को भी शक व शुबा नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब तो अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के सामने लेट जाते थे। शायद इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ के सामने लेटने के बजाय इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सड़कों पर निकलें और आवाम को अपना मुकदमा सुनाएं कि मेरे साथ क्या। साहब, आप इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई की बात करें, जबकि दूसरी तरफ गुज़श्ता दिनों शेख रशीद साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदे माने जाते हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ जो है वो अभी भी इमरान खान के सर के ऊपर है और अपोजिशन चाह रही है कि ये उनके सर से उतर जाए, लेकिन वो अपोजिशन के गले में तो जा सकता है, इमरान खान के सर से नहीं हट सकता। तो आप उनकी लड़ाई की बातें करें, जबकि इस्टेब्लिशमेंट का अपना बंदा ये कह रहा है कि अभी तक उनका सर
उनका हाथ उनके सर के ऊपर है। आपका जवाब लेने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन भी वो क्लिप सुने ताकि आप उसका मजीद बेहतर तरीके से जवाब दे सकें। एक जो आपका बयान था वो बहुत ज़्यादा कोट होने लगा है, यहाँ तक कहा गया कि DGISPR इसकी वजाहत करें। आपने कहा कि जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो चाहते हैं कि इनके सर पर आ जाए, वो गले पे तो आ सकता है, सर पर नहीं आ सकता। और सब तो आप गेट नंबर 4 की बात करते हैं, ये पैदावार है, हाथ कहते हैं इमरान खान के सर पर है। कहा गया है, मुझे आज ये कहा गया है कि मैं इसकी तरदीद करूं, मैं नहीं कर रहा। तो यानी इमरान खान साहब के सर पर हाथ है। जिंदगी में अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ करे, अल्लाह ताला, मैं बहुत अगर किसी की गैबत की हो, किसी के ज़्यादती की हो, अल्लाह मेरे शर्म पर्दा रखे। आज मुझे कहा गया कि मैं इसकी तरदीद कर रहा, मैं नहीं कर रहा। गवर्नमेंट और इमरान खान बेवकूफ़ो, यानी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पे है। छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है, हल्की फुल्की मौसीकी, पक्का राग नहीं कोई गा रहा, मगर हल्की फुल्की मौसीकी। मगर शेख साहब, सारे गामा पादे नीसा का मतलब ये नहीं कि कोई ठुस होने जा रहा है, कोई ठुस नहीं होने जा रहा। अगर वो हाथ जो इमरान खान साहब के सर पर है वो उनके सर पर ही रहे और बेशक वो अपोजिशन की गर्दन पर हो, इस कारकर्दगी के साथ जब आप वोट लेने जाएगी ये हुकूमत, तो अवाम का हाथ कहाँ होगा? देखें, इसका जवाब मैं आपको शाहजेब 5 महीने के बाद दूंगा, अप्रैल मई में। 5 महीने की मुझे मोहलत दे दें। जी शाहिद साहब, क्या कहते हैं इस क्लिप के बारे में? देखें मोहसिन साहब, बड़ा शेख रशीद साहब जो है वो बड़ी जू मैनी गुफ्तगू करते हैं और नो डाउट कि वो GSU के आदमी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और बड़ी दिलेरी के साथ अपना मौक़िफ़ मीडिया के सामने रखते हैं। तो उन्होंने जो बात की है मैं उससे इत्तफाक करता हूँ कि ये बात तो तय है कि जब तक फ़ौज का सर, इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का सर, उनका हाथ इमरान खान साहब के सर पे है, मौजूदा हुकूमत के सर पे है, मौजूदा हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है, कुछ इख्तलाफात हैं, जैसे शेख रशीद साहब ने भी कहा कि टुक टुक लगी रहती है। एक घर में भी आपको पता है कि बर्तनों की खड़कने की आवाज़ आती है, तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान भी कुछ बर्तनों की खटकने के लिए आवाज़ आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, फ़ौज जो है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मुल्क का कस्टोडियन है और ये लाजम है, मैं तो इस बात की तायद करूँगा कि लाजम है कि हर हुकूमत के सर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होना चाहिए। देखें, जिन घरों में सब बड़े होते हैं ना मोहसिन साहब, वो घर अक्सर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनका शराजा बिखर जाता है। लिहाजा ज़रूरी होता है कि हम अपने घर में किसी एक को बड़ा मानते हैं तो घर बड़ा खुशहाल हो जाता है। हमें भी अब वक्त आ गया है सियासतदानों को, अदलिया को, मीडिया को, आवाम को, पाक फ़ौज को एक इज़्ज़त रिस्पेक्ट देते हुए उनको एक बड़ा घर मान लेना चाहिए। और ये एक हकीकत भी है, आपको पता है, हुकूमतें गिराने और बनाने में उनका एक हाथ रहा है और आज भी है। मैं समझता हूँ फ़ौज को बड़ा मान के हर हुकूमत को चाहिए कि वो उनके ज़ेर साया अपना मुल्क की जो तरक्की का जो एजेंडा है या उनका जो मंशूर है उसके मुताबिक उस पर अमल पैरा हो। क्योंकि मैं आज बल्कि एक बड़ा आपको, मुझे किसी दोस्त ने एक व्हाट्सएप पे बड़ी अच्छी वीडियो भेजी, एक मजहबी स्कॉलर्स हैं गैर मुल्की, तो वो एक मेरे ख्याल पब्लिक सेमिनार से खिताब करते हुए इंग्लिश में वो खिताब कर रहे थे और सामने जो हाज़रीन बैठे थे वो भी गैर मुल्की नज़र आ रहे थे उस वीडियो के अंदर। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की जिस पर मुझे बड़ी हंसी भी आई उनकी बात सुन के। तो वो मौलाना साहब फरमा रहे थे कि ही सेड, इन दिस वर्ल्ड एवरी कंट्री हैज़ अ आर्मी एक्सेप्ट पाकिस्तान वेयर आर्मी हैज़ अ कंट्री। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि उन्होंने, मैं आम लोगों के लिए इसका उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ कि दुनिया में हर मुल्क की एक फ़ौज है, लेकिन सिवाय पाकिस्तान के जहाँ फ़ौज के पास एक मुल्क है। तो ये देखें, ये आपकी सिक्योरिटी की ज़मानत है। अगर आज इंडिया, आज जो अब तो खैर अफगानिस्तान में एक अच्छी हुकूमत बन गई है, लेकिन इससे पहले जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान मुखालिफ थी और राज जो है वो वाया अफगानिस्तान पेनिट्रेट कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा था। आज अगर इंडिया, पाकिस्तान और दीगर दुश्मन ममालिक जो हैं वो अगर पाकिस्तान पे हमला करते वक्त 100 बार सोचते हैं तो उसकी वाहिद वजह पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस है, जिसमें पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि सर पे हाथ होना अच्छी बात है हुकूमत के ऊपर, ताकि हुकूमत जो है एक महफूज हाथों में अपनी जो परफॉर्मेंस दिखाए। और लेकिन दूसरी तरफ शेख रशीद साहब कह रहे थे कि मुझे ये कहा गया कि मैं इस बयान की तरदीद करूं, तो वो उनको किन हलकों की जानिब से कहा जा रहा था? देखें मोहसिन साहब,
इसके पीछे भी फौज की एक पॉलिसी है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की एक पॉलिसी है, क्योंकि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट खुल के सामने नहीं आना चाहती। वो बिहाइंड द कर्टन रह के अपना जो भी कार्रवाई है, जो मुल्क की सलामती के इश्यूज़ हैं, जो मुल्क की जो भी मामलात हैं, उसको वो बिहाइंड द कर्टन रह के देखती है। तो वो नहीं चाहती कि उनको ख्वाब मख्वाब सियासत में फ्रंट लाइन पर ले आएँ। लेकिन मैं समझता हूँ फ़ौज को और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को और दीगर जो स्टैब्लिशमेंट के इदारे, उनको अब मेरे ख्याल में खुल के सामने आना चाहिए। वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, वो कुछ चोरी नहीं कर रहे। छुप के जो काम किया जाता है वो चोरी के ज़मरे में आता है। अब खुलकर इस मुल्क के फ्रंट पे आएँ और सियासतदानों से मिलकर एक डायलॉग करें, जिसमें अदलिया को शामिल करें, जिसमें मीडिया को शामिल करें, जिसमें फ़ौज खुद बैठे, जिसमें सियासतदान बैठें, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला लें और मुल्क का मिलजुल के। अब ये फ़र्द वाहिद के बस की बात नहीं मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए। कोई भी फ़र्द वाहिद, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, आसफ जरदारी साहब हों या इमरान खान साहब हों, तनहा इस मुल्क को कोई भी बहरानों से नहीं निकाल सकता जब तक एक टीम की शक्ल में हम इस मुल्क की मुश्किलात को और अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि उसके लिए बैठ के सब, चाहे वो सदारती निज़ाम का निज़ाम ले आए, चाहे पार्लिमानी निज़ाम जो है इसमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, जिससे कि अवाम को सुकून मिले और आवाम सुख का सांस लें। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे कहूँ तो मेरा पूरा ख़ानदान इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है और हम खुद भी इस इमरान खान साहब की हुकूमत से तंग हैं। लेकिन जब एज ए एनालिस्ट मेरा काम बनता है कि मैं ईमानदारी से तज्ज़िया करूँ और मैं कोई डंडी ना मारूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इमरान खान साहब की जो मजलूमियत है, ये इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब अगर घर जाते हैं तो पाकिस्तान के एक मजलूम तरीन प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिनको मौका नहीं दिया गया खेलना। आपने अक्सर मोहसिन साहब, मैं चूँकि इमरान खान साहब क्रिकेटर हैं तो एक क्रिकेटर की मिसाल दूंगा कि हमने बेशुमार वनडे और T20 मैचेस देखे हैं जिसमें एक बैट्समैन जो है वो जब विकेट पे आता है तो उससे पहले 3-4 अर्ली विकेट्स गिर चुकी होती हैं, तो बरौनों में आके वो विकेट संभालता है और वो अवाम उससे तवक्कुकारी होती है कि वो आती छक्के और चौके लगाए, लेकिन वो विकेट पे रुकना चाहता है और वो कुछ ओवर जो है वो अपने आप को सेट करता है, कुछ गेंदों को बीट करता है, कुछ गेंदों को खेलता है, अंदर आने वाली गेंदों को डिफेंस में खेलता है, बाहर जाने वाली गेंद पे वो शॉट खेलता है। लेकिन जब वनडे क्रिकेट मैच में 40 ओवर्स गुजरते हैं और लोग उस बैट्समैन से मायूस हो चुके होते हैं, तमाशाई उसको बाहर बैठे गालियाँ दे रहे होते हैं कि ये मैच हरवाएगा हमें। लेकिन आपने देखा कि बेशुमार ऐसे मैच विनिंग खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 40वें ओवर के बाद और T20 में 15वें ओवर के बाद एक जरहाना इनिंग्स खेल के और टीम को हारता हुआ मैच जो जितवाया। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और आखिरी ओवर में जो आखिरी 1.5 साल या आप समझ लें, जैसे शेख रशीद साहब ने इस क्लिप में 5 महीने का वक्त मांगा है, मैं समझता हूँ कि 4 साल के बाद इमरान खान साहब एक जारहाना इनिंग्स खेलने का इरादा रखते हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये पिछले 4 साल अवाम भूल जाएंगे। उन्होंने तो आज बयान दिया कि वो अगला इलेक्शन भी वही जीत रहे हैं, आप क्या इत्तेफाक करेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के अंदर कुछ हलकों में भी ये राय सामने आई है। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा ये चाहता है कि इमरान खान साहब को ये टेन्योर भी पूरा करने दिया जाए और 2023 के बाद भी PTI को 5 साल के लिए मौका दिया जाए। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को भी मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए यही मेरा एक मशवरा होगा, एक अदना पाकिस्तानी होने के नाते से, कि देखें आपके पास अब तीसरा ऑप्शन नहीं है इमरान खान साहब के अलावा। अगर आप इमरान खान साहब और आप एक पेज पे नहीं रहते और आपके दरमियान कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं, जो कि वो पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती होगी और फिर इस्टेब्लिशमेंट को वापस नवाज शरीफ साहब के दरवाजे पे या पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। और इस लड़ाई का, इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान साहब की लड़ाई का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इन दोनों साबका हुक्मरान जमातों को होगा। मैंने पिछले दिनों एक बड़ा डिस्कवरी चैनल पे या एक एनिमल वर्ल्ड के ऊपर एक बड़ा प्यारा क्लिप देखा जहाँ 2 हिरन आपस में लड़ रहे थे या 12 सिंगे थे, आपस में उन्होंने सींग फंसाए हुए थे, लड़ रहे थे। इस दौरान शेर जो है वो दूर बैठा, उसने इनकी लड़ाई देखी और वो हमलावर हुआ और ये दोनों हिरन और 12 सिंगे जो थे अपनी लड़ाई में गुम थे और उस दौरान शेर ने एक को काबू कर लिया और उसका शिकार कर लिया। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को इस वक्त आपस की लड़ाई को भुलाकर एक पेज पर रहना होगा ताकि वो शेर से मोहतात रहे और तीर से भी मोहतात रहे, क्योंकि शिकारी के या जंगल का शिकारी शेर है और या फिर तीर के जरिए शिकार किया जाता है। तो ये दोनों इंतखाबी निशान इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इमरान खान साहब के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं अगर उन्होंने माजी की गलतियों से ना सीखा और अपनी लड़ाई को यहाँ पे ख़त्म ना किया। ये पाकिस्तान के मुफाद में है कि ये दोनों इदारे, बल्कि अदलिया और जैसे मैंने कहा ब्यूरोक्रेसी, ये सब एक टीम बन के इस मुल्क को लीड करें, तब जाके मुल्क इस बहरानों से निकलेगा। वरना ये दिन ब दिन आप जिस तरीके से आप IMF से कर्जे ले रहे हैं, जिस तरीके से आप मुल्क की जो अहम इदारे हैं उनको आप पलच करवा रहे हैं, गिरवी रखवा रहे हैं, तो इससे आने वाले मुझे आने वाले हालात नज़र नहीं आ रहे, सिवाय इसके
कि ये मौका है, बेहतरीन मौका है इमरान खान साहब के लिए और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए कि वो एक पेज पर रहें और मल्टी स्टैब्लिशमेंट और पीटीआई मिलकर इस मुल्क को लीड करें। चलें, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। हम आने वाले दिनों में भी आपके साथ इस मौजू के ऊपर बातचीत करते रहेंगे और देखते हैं कि आप जो बातें कर रहे हैं वो किस हद तक आगे चल के सच साबित होती हैं। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे शाहिद मलिक साहब की गुफ्तगू। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।